हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी स्टडी। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे अगस्त महीने के थर्ड वीक की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो इसमें हम लोग 15 से लेकर 21 अगस्त तक के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सब को हम इसी एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। इसमें मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना है। अब ये खाड़ी देश कौन से होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है पर्सियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी। तो इसके पास में जो कंट्रीज हैं इनको ही बोला जाता है खाड़ी देश। इनमें 7 कंट्रीज आते हैं। एक तो है इराक, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, और ये जो कंट्री देख रहे हैं इसका नाम है कतर। फिर इसके बाद ये छोटा सा देश है बहरीन, और यहाँ पर है कुवैत। तो ये जो 7 कंट्रीज हैं इन्हीं को बोला जाता है खाड़ी देश। और इनमें से किसी भी देश ने आज तक इजराइल के साथ में अपना राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किया था। लेकिन यूएई जो है इसमें से ये पहला देश बना है जिसने इजराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टैब्लिश किए हैं। ओके, और जैसा कि आप जानते हैं जो यूएई है ये एक अरब देश है। दुनिया में जिन भी कंट्रीज़ की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी है उनको अरब देश बोला जाता है, और ऐसे दुनिया में 22 देश हैं। तो अगर मैं अरब देशों के हिसाब से बात करूं तो यूएई ऐसा तीसरा कंट्री बना है जिसने इजराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टैब्लिश किए हैं। इससे पहले इजराइल के 2 पड़ोसी देश हैं जो कि ऑलरेडी ये कर चुके हैं। एक तो है इजिप्ट, फिर दूसरा है यहाँ पर जॉर्डन। तो अब मैं आपको एक लाइन में बताता हूँ जो आपको याद रखना है कि इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला यूएई जो है ये पहला खाड़ी देश बना है और तीसरा अरब देश। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं यूएई। यहीं पर इस साल के आईपीएल भी होने वाले हैं जिसका शेड्यूल भी आ चुका है, और इसका आयोजन यूएई के 3 शहरों में किया जाएगा। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी, जिसका हेडक्वार्टर आप जानते हैं फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। तो आपको ये बताना है कि इसका उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है। तो इसके उपाध्यक्ष बने हैं अशोक लवासा। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। जैसे आप जानते हैं ये है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि चुनाव आयोग। और भारत का जो चुनाव आयोग है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि इसमें एक तो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसके अलावा 2 होते हैं चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर। तो अब जैसा कि आप जानते हैं अभी के समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। लेकिन अभी तक जो भारत के 2 चुनाव आयुक्त थे, एक तो थे सुशील चंद्रा और दूसरे थे अशोक लवासा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया जो अशोक लवासा हैं अब इनको एडीबी का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। तो इसके बाद चुनाव आयुक्त का एक पद खाली हो गया था, तो इसीलिए अब भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार। तो यहाँ से आपको 2 बातें याद रखनी है कि एडीबी के उपाध्यक्ष बने हैं अशोक लवासा और भारत के नए चुनाव आयुक्त बन गए हैं राजीव कुमार। अब हम आगे बढ़ते हैं। 17 अगस्त के दिन भारत के किस महान शास्त्रीय गायक का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, ये न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया मशहूर थे। इन्होंने अमेरिका में भी अपनी प्रस्तुतियाँ दी थी। तो इनका नाम है पंडित जसराज। तो 17 अगस्त को इनकी डेथ हो गई। और आपको याद होगा पिछले साल की बात है, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इन्होंने एक माइनर प्लेनेट का नाम इन्हीं के नाम पर रख दिया था जो कि बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में है। इनका जन्म हुआ था हरियाणा के हिसार जिले में, और इनको भारत के 3 पद्म पुरस्कार मिल चुके हैं। इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है और भारत के 3 पद्म पुरस्कार मिले हैं यानी कि पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। इनमें से पद्म विभूषण आपको पता है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये इनको साल 2000 में दिया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। 16 अगस्त के दिन भारत के पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान की डेथ हो गई। आपको बताना है कि किस राज्य के मंत्री भी रहे थे। तो ये उत्तर प्रदेश के मंत्री भी रह चुके थे। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत का जो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय है
जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। तो ये जो मंत्रालय है इसने अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है। आपको यहाँ पर यह बताना है कि इसमें शीर्ष राज्य कौन सा है। देखिए, आपको पता होगा जो अमृत योजना है इसको साल 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका उद्देश्य यह था कि शहरों के अंदर घरों में पाइप के जरिए वाटर सप्लाई करना और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करना। तो अभी तक इस योजना को लागू करने में जो राज्य नंबर 1 पर रहा है ये है ओडिशा। ओडिशा राज्य इसमें नंबर 1 पर है। दूसरे स्थान पर है भारत का केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और तीसरे स्थान पर है तेलंगाना। तो इसमें आपको टॉप 3 याद रखने हैं, ओडिशा, चंडीगढ़ और तेलंगाना। भारत ने मालदीव को कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान करने की अनाउंसमेंट की है। तो इस क्वेश्चन पर हम बाद में आएंगे, पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर मालदीव है, हिंद महासागर में, भारत के नीचे है मालदीव। हालांकि यहाँ पर आपको मालदीव का मैप दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये बहुत ही छोटा है। मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मालदीव की राजधानी आप जानते हैं माले है। तो ये है माले शहर और इसके पास में आपको 3 आइलैंड दिखाई दे रहे हैं। एक का नाम है थिलाफूसी, दूसरे का नाम है गुली फाहू और यहाँ पर तीसरा जो है इसका नाम है विलिंगली। और यहाँ पर मैंने इन तीनों के नाम भी लिख दिए हैं, हालांकि आपको इनके नाम याद नहीं रखने हैं। तो क्या है कि ये जो तीनों आइलैंड्स हैं इनको माले के साथ में जोड़ा जा रहा है और इसके लिए एक 6.7 किलोमीटर लंबा एक पुल बनाया जाएगा और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो ये जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है इसी के तहत इन तीनों आइलैंड्स को माले के साथ में जोड़ा जाएगा। इसके लिए 6.7 किलोमीटर का पुल बनाया जाएगा। तो इसी परियोजना के लिए भारत सरकार ने मालदीव को $500 मिलियन देने की बात कही है। अब ये जो $500 मिलियन दिए जाएंगे इनमें से $100 मिलियन जो हैं ये अनुदान के रूप में दिए जाएंगे, यानी कि वापस नहीं लिया जाएगा। और बाकी जो $400 मिलियन हैं ये लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में दिए जाएंगे, यानी कि एक तरह का लोन ही है लेकिन इसको वापस करने में कुछ छूट दी जाती है। तो ये है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जिसके लिए भारत सरकार ने $500 मिलियन देने की बात कही है। इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि $500 मिलियन। और इसके अलावा यहीं पर मैं आपको बता दूं कि मालदीव को कोविड-19 से निपटने के लिए भारत सरकार ने $250 मिलियन देने की बात कही है। तो ये अलग है, बाकी वहाँ पर कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए $500 मिलियन दिए हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो मालदीव की राजधानी है माले, यहाँ से लेकर भारत में केरल का जो कोच्चि शहर है और यहाँ पर तमिलनाडु में जो तूतीकोरिन शहर है, इन दोनों शहरों के बीच में कार्गो फेरी भी शुरू होने वाली है। तो ये भी आपको याद रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के अधिशेष के रूप में सरकार को कितने करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है। देखिए क्या होता है कि आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये साल भर में यानी कि एक वित्तीय वर्ष के अंदर जितना भी अर्निंग करती है और उसके बाद इनका जितना भी खर्च हो जाता है, उसके बाद इनके पास जितना भी पैसा बचता है उसको आरबीआई भारत सरकार को दे देती है और इसी को बोला जाता है अधिशेष या सरप्लस। तो 2019-20 के लिए आरबीआई ने भारत सरकार को 57,128 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 57,128 करोड़। आरबीआई में इस समय गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के हैं। किस देश की ऑलराउंडर लौरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, ये इंग्लैंड के लिए खेलती हैं। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। इनमें से किस राज्य के खाजे, हरमल मिर्च और मोयरा केले को जीआई टैग दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि गोवा। तो अगस्त महीने में ही गोवा के 3 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। एक तो ये है यहाँ का खाजा, ये है मोयरा केला और ये है हरमल मिर्च। तो इन तीनों चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है। और ऐसे ही आपको पता होगा गोवा के अंदर पिछले साल की बात है 2019 में यहाँ पर पूरे भारत का पहला जीआई टैग स्टोर खोला गया है। ये आपको याद रखना है, भारत का पहला जीआई टैग स्टोर गोवा के अंदर खोला गया है। इसमें क्या होगा, जो जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचा जाएगा। इनमें से किस बैंक ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए शौर्य केजीसी कार्ड नाम से एक विशेष कार्ड लॉन्च किया है। यहाँ पर जो केजीसी है इसका मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस कार्ड में किसान गोल्ड कार्ड।
यानी कि हमारे जो इंडियन आर्म फोर्सेस के कर्मी हैं उनके परिवारों के जो कृषि से रिलेटेड ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक विशेष कार्ड लॉन्च किया गया है और इसको लॉन्च किया है भारत की HDFC बैंक ने। HDFC बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके आज के समय MD और CEO हैं आदित्य पुरी। लेकिन इन्होंने अनाउंस किया है कि ये इसी साल अक्टूबर महीने में अपना पद छोड़ देंगे। तो इनके बाद कौन बनेंगे ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। HDFC बैंक के अगले MD और CEO कौन बनेंगे ये आपको बताना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सितंबर महीने के अंत तक इनमें से किस राज्य में अटल सुरंग का उद्घाटन करेंगे। ये जो अटल सुरंग है इसका नाम अभी तो अटल सुरंग है लेकिन पहले इसका नाम हुआ करता था रोहतांग सुरंग। रोहतांग टनल इसको बोलते थे और ये है हिमाचल प्रदेश के अंदर। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस सुरंग को लेह और मनाली राजमार्ग पर बनाया गया है और ये रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है। इसकी लंबाई है 8.8 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम अनाउंस कर दिए गए हैं। इस बार का जो स्वच्छ सर्वेक्षण था उसके रिजल्ट अनाउंस कर दिए गए हैं और ये 20 अगस्त को अनाउंस किया गया था और इसका जो पुरस्कार समारोह था उसको नाम दिया गया था स्वच्छ महोत्सव। तो आपको ये बताना है कि इसके रिजल्ट की अनाउंसमेंट किसने की थी। पहले ये डिसाइड किया गया था कि इसको अनाउंस करेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन बाद में इनकी अनुपस्थिति में भारत के जो आवास और शहरी कार्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी इन्होंने इसको अनाउंस किया था। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इस बार के स्वच्छता सर्वेक्षण से कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे कि सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि ये जो इतना बड़ा सर्वे होता है इसको भारत का आवास और शहरी कार्य मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ये इसको हर साल करवाता है और इस साल इसका 5वां संस्करण था। तो इस बार ये 4 से लेकर 31 जनवरी तक आयोजित किया गया, यानी कि ये टोटल 28 दिनों के अंदर ये सर्वे करवाया गया। इसमें भारत के 4,242 शहर, 62 छावनी बोर्ड और 92 ऐसे शहरों को शामिल किया गया जो कि गंगा नदी के किनारे बसे हैं। तो इतने शहरों का सर्वे करने के बाद जो इसके रिजल्ट अनाउंस किए गए हैं उसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। जैसे कि इस बार टोटल 129 अवार्ड्स दिए गए हैं। वैसे इस पर जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर अलग से वीडियो भी अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ वो अवार्ड्स बताऊंगा जो कि आपको डेफिनेटली याद ही रखने, इनको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो इनमें से सबसे पहली बात कि इंदौर जो शहर है मध्य प्रदेश का, इसको लगातार चौथी बार भारत का क्लीनेस्ट सिटी डिक्लेयर किया गया है। इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी है इंदौर। फिर इसके बाद भारत का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर है गुजरात का सूरत, जिसको टेक्सटाइल सिटी भी बोला जाता है। इसके बाद तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र का नवी मुंबई। ऐसे ही भारत की क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी का अवार्ड दिया गया है नई दिल्ली को। नई दिल्ली भारत का सबसे साफ राजधानी शहर डिक्लेयर किया गया है। पिछली बार यह अवार्ड दिया गया था भोपाल शहर को, आपको याद होगा। इसके बाद अगली कैटेगरी है बेस्ट परफॉर्मर स्टेट, यानी कि किस राज्य का प्रदर्शन इस सर्वे में सबसे अच्छा रहा। तो वो है छत्तीसगढ़। लगातार दूसरी बार छत्तीसगढ़ ने यह खिताब हासिल किया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस बार इसमें 2 कैटेगरी बनाई गई है। एक कैटेगरी में उन राज्यों को रखा गया है जिनमें शहरों की संख्या 100 से ज़्यादा है और दूसरी कैटेगरी है जिनमें 100 से कम है। तो 100 से ज़्यादा वाली कैटेगरी में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर है, लेकिन 100 से कम शहरों वाली कैटेगरी में पहले नंबर पर है झारखंड। तो ये भी आपको नहीं भूलना है, दोनों ही आपको याद रखना है। फिर इसके बाद अगला है जालंधर कैंट। इसको बेस्ट कंटेनमेंट बोर्ड का अवार्ड दिया गया है, यानी कि भारत का सबसे बेस्ट छावनी बोर्ड कौन सा है, जालंधर कैंट, जो कि पंजाब के अंदर है। फिर इसके बाद भारत के जो शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं उनमें सबसे बेस्ट शहर है वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो ये मुझे लगता है ये सारे अवार्ड्स आपको याद रखने हैं। हालांकि और भी कुछ हैं जो आपको अलग से जो वीडियो अपलोडेड है उसमें आप देख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के हिसाब से भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो इसका आंसर आप इजीली कर सकते हैं इंदौर। लगातार चौथी बार इसको टाइटल मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला कौन सा अभियान शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि गंदगी मुक्त भारत अभियान। और इसको 8 से लेकर 14 अगस्त तक चलाया गया। इसमें हर एक दिन स्वच्छता पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो ये 8 से लेकर 14 अगस्त तक आयोजित किया गया था।
लोकसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए किस विदेशी भाषा पर आधारित एक पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। देखिए, लोकसभा के अंदर जो सांसद हैं उनको विदेशी भाषाओं का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में अगर हमको विदेशों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाना है तो उनको विदेशी भाषाओं का ज्ञान होना ही चाहिए। तो इसीलिए अभी अभी फ्रांसीसी भाषा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हालांकि इसके बाद जर्मन, स्पेनिश और भी भाषाओं के लिए ऐसे ही पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इस समय 17वीं लोकसभा चल रही है और इसके अध्यक्ष हैं ओम बिरला, जो कि कोटा से लोकसभा सांसद हैं, कोटा राजस्थान। चश्मा बनाने वाली कंपनी है ओकले। तो ओकले ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यहां पर आप देखकर समझ गए होंगे, आंसर होगा रोहित शर्मा। ई बाइक गो ये एक स्टार्टअप है, ई वाहन के लिए एक स्टार्टअप है। आपको बताना है कि इसने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। तो ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं हरभजन सिंह। और यहां पर जो ओकले है इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं रोहित शर्मा। इनमें से किसने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस लॉन्च किया है? पीओएस का मतलब आप जानते ही हैं, पॉइंट ऑफ सेल। यानी कि यहाँ पर जो आप ये मशीन देख रहे हैं इसी को बोला जाता है पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस, और इसके जरिए आसानी से डिजिटल पेमेंट किया जा सकता है। तो हाल ही में पेटीएम ने क्या किया है, एक एंड्रॉयड बेस्ड ऐसा ही पीओएस डिवाइस लॉन्च किया है जिसके जरिए इससे भी आसान तरीके से डिजिटल पेमेंट किया जा सकता है। तो एंड्रॉयड बेस्ड भारत का पहला पीओएस डिवाइस लॉन्च किया है पेटीएम ने। पेटीएम को साल 2010 में शुरू किया था विजय शेखर शर्मा ने। आज के समय पूरी दुनिया का जो सबसे ऊंचा पियर ब्रिज है वो यूरोप में मॉन्टेनेग्रो के अंदर बनाया गया है, जो कि 139 मीटर ऊंचाई पर बनाया गया है और इसका नाम रखा गया है माला रिजेका। लेकिन इसका रिकॉर्ड अब टूटने वाला है, क्योंकि भारतीय रेलवे इससे भी ऊंचाई पर एक पुल बना रहा है, एक पियर ब्रिज बना रहा है, जो कि 141 मीटर ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि भारतीय रेलवे इनमें से किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंचे पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है। तो ये बनाया जा रहा है मणिपुर के अंदर, और जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो है ये 141 मीटर ऊंचाई पर बनाया जाएगा। अगर आपसे पूछें कि इसकी लंबाई कितनी होगी, ये तो ऊंचाई है कि कितनी ऊंचाई पर बनाया जाएगा, इसकी लंबाई होगी 703 मीटर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इनमें से किस राज्य के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी दे दी है? तो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, अब इसका नाम बनारस कर दिया जाएगा। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में किस भारतीय कंपनी ने दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों की सूची में प्रवेश किया है? देखिए, इसका मतलब ये है, ये जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 है ये हर साल एक लिस्ट जारी होती है जिसमें पूरी दुनिया की 500 सबसे बेस्ट कंपनियों को रैंक किया जाता है उनके रेवेन्यू के आधार पर। तो एक साल के अंदर उनका जितना भी रेवेन्यू होता है उसके आधार पर दुनिया की 500 कंपनियों को रैंक किया जाता है। तो इस बार क्या हुआ है, इसमें जो टॉप 100 कंपनियां हैं, शुरू की जो 100 कंपनियां हैं, उनमें भारत की एक कंपनी शामिल हो गई है। आपको उसी का नाम बताना है। तो इसका आंसर तो कोई भी कर सकता है, आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसकी मार्केट वैल्यू 12 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है और इसके मालिक हैं मुकेश अंबानी। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं टॉप 100 के अंदर भारत की सिर्फ एक ही कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसकी रैंक है 96। फिर इसके बाद भारत की इंडियन ऑयल है जो कि 151 पर है। फिर आगे भी आप देख सकते हैं। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि पूरी दुनिया की नंबर 1 कंपनी है अमेरिका की वॉलमार्ट। तो इतना आपको याद रखना है बस। हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई है जिसका टाइटल है आवर ओनली होम, ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? यहाँ पर आपने इस कवर पेज में देख लिया होगा, इसको लिखा है दलाई लामा ने, और इसके लिए इन्होंने एक जर्मनी के एक पर्यावरण पत्रकार हैं फ्रांस आल्ट, इनके साथ में मिलकर इसको लिखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दलाई लामा। एक किताब और लॉन्च की गई है जिसका नाम है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 टू 2020, यानी कि 1972 से लेकर 2020 तक भारत ने जितने भी युद्ध लड़े हैं उन सब के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। इसको लिखा है भारत के रिटायर्ड वाइस एयर मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम ने, अर्जुन सुब्रमण्यम। और इससे पहले भी इनकी एक बुक आ चुकी है जिसमें इन्होंने 1947 से लेकर 1971 तक के वार को कवर किया था,
और इसका नाम था इंडियाज़ वार्स ए मिलिट्री हिस्ट्री 1947 टू 1971। तो अभी ये जो नई बुक लॉन्च की गई है ये इसी की दूसरी कड़ी है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, तो इन्होंने हाल ही में जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसके नाम से आप समझ गए होंगे, ये जो पोर्टल है इस पर हमारी जो देश की जनजातीय आबादी है उनके स्वास्थ्य और पोषण के बारे में हर तरह की जानकारी दी जाएगी एक ही प्लेटफॉर्म पर। इसको लॉन्च किया भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने, और इसका नाम रखा गया, इस पोर्टल का नाम रखा गया है स्वास्थ्य। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसी के साथ में इन्होंने एक ई न्यूज़लेटर भी लॉन्च किया है जिसका नाम है आलेख। तो आलेख नाम का ये जो ई न्यूज़लेटर है इसको हर 3-3 महीने पर जारी किया जाएगा। इसमें उन सभी लोगों की परफॉर्मेंस देखी जाएगी जो कि भारत की जनजातीय आबादी के लिए स्वास्थ्य और पोषण के लिए काम कर रहे हैं। 15 अगस्त 2020 को, जिस दिन भारत ने अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, इस दिन भारत के किस दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो 15 अगस्त को भारत के 2 क्रिकेटर ने संन्यास ले लिया है। एक तो है महेंद्र सिंह धोनी और दूसरे हैं सुरेश रैना। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, आपको पता होगा जब भी कोई खिलाड़ी संन्यास लेता है तो उसके करियर से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो कि आपको याद रखना है। जैसे कि ये तो आपको पता ही है, झारखंड के रांची से हैं। हालांकि जब इनका जन्म हुआ था तो उस वक्त रांची बिहार में था, बाद में झारखंड एक अलग राज्य बन गया। इनका निक नेम है माही और इन्होंने सबसे पहला अपना ओडीआई मैच खेला था साल 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ। ये आईपीएल टीम जिसके लिए खेलते हैं उसका नाम है चेन्नई सुपर किंग्स। हालांकि अभी भी ये आईपीएल खेलते रहेंगे। इनकी बायोपिक बनाई गई थी इनके जीवन के ऊपर साल 2016 में, जिसका नाम था एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। और इसमें जो मेन किरदार थे जिन्होंने धोनी का किरदार निभाया था वो थे सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी डेथ हो गई है। इनको खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार भी मिल चुका है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2007 में। फिर इसके बाद इनको 2 पद्म पुरस्कार भी मिल चुके हैं, पद्म श्री और पद्म भूषण। अब अगर मैं इनके क्रिकेट करियर की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने टेस्ट मैचेस खेले हैं 90, ओडीआई मैचेस खेले हैं 350 और T20 मैचेस खेले हैं 98। और इन सब में टोटल इन्होंने सेंचुरी लगाई है 16। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओडीआई में 10 और टेस्ट में 6। ये आपके एग्जाम में पूछा सकता है। और अगर आपने यहाँ पर गौर किया हो तो यहाँ पर एक छोटी सी लाइन मैंने लिखी है, एक लाइन में इनके करियर से रिलेटेड इनकी कप्तानी में भारत ने जो भी बड़े टूर्नामेंट जीते हैं उन सब के नाम यहाँ पर मैंने लिखे हैं। जैसे कि साल 2007 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, 2010 और 2016 में एशिया कप, 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और सबसे इम्पोर्टेंट कि साल 2011 में इन्हीं की कप्तानी में भारत ने अपना 2nd वर्ल्ड कप जीता था, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011। तो इतना आपको महेंद्र सिंह धोनी के बारे में याद रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ सुरेश रैना के बारे में। ये उत्तर प्रदेश के मुरादनगर से हैं और इनका निक नेम है सोनू। इन्होंने अपना सबसे पहला ओडीआई मैच खेला था 2005 में श्रीलंका के खिलाफ। ये भी आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं और आगे भी खेलते रहेंगे। इन्होंने अपने करियर में 18 टेस्ट मैचेस, ओडीआई में 226 और T20 में 78 मैचेस खेले हैं भारत के लिए। तो इतना आपको याद रखना है बस। अब हम आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, इसने भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ साझेदारी में कौन सा वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ताकि भारत में फुटबॉल को बढ़ावा दिया जा सके। तो इसके लिए जो वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है इसका नाम है ई पाठशाला। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाएं नाम का एक अभियान शुरू किया है। तो अभियान का नाम है डिजिटल अपनाएं और इसको भारत की एक सरकारी बैंक ने शुरू किया है जिसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक ने इनके जो ग्राहक हैं उनको डिजिटल बैंकिंग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल अपनाएं नाम का अभियान शुरू किया है। इसको 15 अगस्त के दिन 74th इंडिपेंडेंस डे पर शुरू किया गया और ये चलेगा मार्च 2021 तक। तो काफ़ी लंबा चलने वाला है डिजिटल अपनाएं अभियान। इसका नाम भले ही पंजाब नेशनल बैंक है लेकिन इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर और इसके इसमें एमडी और सीईओ हैं एस मल्लिकार्जुन राव। 17 अगस्त को निशिकांत कामत का निधन हो गया। ये एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये एक भारत के फिल्म निर्माता थे।
इन्होंने शुरुआत में मराठी फिल्मों के लिए काम किया था, लेकिन बाद में इन्होंने बॉलीवुड के लिए भी कुछ फिल्में बनाई थी, जैसे कि दृश्यम, मदारी और फोर्स। तो ऐसी कुछ फिल्में इन्होंने बॉलीवुड के लिए भी बनाई थी। 13 अगस्त के दिन एक अपतटीय गश्ती पोत लॉन्च किया गया था जिसका नाम था सार्थक। आपको बताना है कि इसको किस शिपयार्ड ने बनाया है। यहाँ पर अगर आपको ये पता हो कि इसको कौन से सीरीज के तहत बनाया जा रहा है तो आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर करना आसान हो जाएगा। जैसे कि ये जो अपतटीय गश्ती पोत सार्थक है, इसको जिस सीरीज के तहत बनाया जा रहा है उसका नाम है समर्थ क्लास पेट्रोल वेसल। तो इस सीरीज के तहत टोटल 11 जहाज बनाए जाने हैं और ये जो 11 जहाज बनाए जाने हैं ये 2 बैचेस में बनाए जाने हैं। जो पहला बैच था वो 6 जहाज़ों का था, वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो दूसरा बैच है उसमें 5 जहाज बनाए जाने हैं और ये जो सार्थक है ये इसी में चौथा जहाज है। तो इसके बाद एक जहाज और बनाया जाना है इस कैटेगरी में और इन सब को बना रहा है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। आपको पता होगा इसी कैटेगरी के अंदर ये जो 5 जहाज बनाए जाने हैं सेकेंड बैच में, इनमें से जो पहला जहाज है उसका नाम है ICGS सचेत और इसको इसी साल मई महीने के अंदर कमीशन किया गया था। वैसे आपको बता दूं ये जो सीरीज है समर्थ क्लास, इसमें सारे के सारे जो जहाज हैं उसके नाम एस से ही शुरू होते हैं। जैसे कि यहीं पर मैंने आपको 2 बताए, सार्थक और सचेत। इसके अलावा भी जैसे सुजीत है या फिर सजग है, ऐसे कई सारे नाम डिसाइड किए गए हैं। आप सभी को पता है कि भारत की नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है कैबिनेट ने। इस क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि दुनिया के कितने शीर्ष विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति दी जाएगी। तो अब जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं उनको भी भारत में अपना कैंपस खोलने की अनुमति दी जाएगी, ये नई शिक्षा नीति में कहा गया है। तो इसके तहत दुनिया के जो 100 सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भारत में कैंपस खोलने की अनुमति होगी। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। सत्यपाल मलिक, जो कि आपको पता होगा अभी तक गोवा के राज्यपाल थे, तो आपको बताना है कि अब इनको किस राज्य का राज्यपाल अपॉइंट कर दिया गया है। तो अब ये गोवा के राज्यपाल नहीं रहे, अब इनको मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया है। उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय। मेघालय के अभी तक राज्यपाल थे तथागत रॉय, इन्हीं की जगह पर इनको अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे गोवा के राज्यपाल का पद खाली हो गया। तो गोवा में अभी के समय कोई परमानेंट राज्यपाल नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्हीं को गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए आसान हो गया है। इसमें यही पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, इनको किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सो आंसर हो जाएगा गोवा। स्वदेशी रॉकेट इंजन की क्षमता प्रदर्शित करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी कौन सी बन गई है, यानी कि पहली भारतीय प्राइवेट कंपनी कौन सी है जिसके पास स्वदेशी रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता है। तो ये है स्काई रूट एरोस्पेस। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसकी स्थापना इसरो के ही पूर्व वैज्ञानिकों ने की है। ये एक हैदराबाद का स्टार्टअप है और इन्होंने हाल ही में जिस रॉकेट का परीक्षण किया है इसका नाम दिया गया है रमन। और इन्होंने ये भी डिसाइड किया है कि दिसंबर 2021 तक ये एक सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे और उसके लिए इस रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो ये भारत की पहली प्राइवेट कंपनी होगी जो कि अंतरिक्ष में किसी सैटेलाइट को लॉन्च करेगी। आपको पता होगा इसी साल सरकार ने जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको भी स्पेस में एक्सप्लोर करने की अनुमति दे दी थी और इसके लिए एक अलग से निकाय भी बनाया जाएगा जिसका नाम होगा इन स्पेस। तो इन स्पेस नाम का एक बॉडी बनाई जाएगी, इसका फुल फॉर्म होगा इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इसको हिंदी में बोलेंगे भारतीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्रमाणीकरण केंद्र। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य की सरकार ने येलो चेन नाम का एक एकीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो क्योंकि ये एक इंटीग्रेटेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो इस पर राज्य के जो भी लोग, चाहे वो सेवा प्रदाता हों, चाहे वो कोई शॉपकीपर हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, वो इस पर रजिस्टर कर सकता है और उनके जो भी उत्पाद हैं, सेवाएं हैं या फिर कौशल हैं, उन सबको इस पर अपलोड किया जा सकता है जिससे लोगों तक इसकी पहुंच आसान हो जाएगी। तो येलो चेन नाम का जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किया है पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड ने। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफियो रियो और यहाँ के राज्यपाल हैं RN रवि। यहाँ की राजधानी है कोहिमा। यहाँ पर एक फेमस फेस्टिवल भी मनाया जाता है दिसंबर महीने में जिसका नाम होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल।
14 अगस्त को किसने देश की सबसे बड़ी दौड़ फिट इंडिया फ्रीडम रन का शुभारंभ किया? तो इसको शुरू किया था भारत के खेल और युवा मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको इस बार के इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर शुरू किया गया और इसका आयोजन किया जा रहा है 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक, यानी कि महात्मा गांधी की 151वीं जयंती तक इसका आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इस बार का जो इंडिपेंडेंस डे था उसके उपलक्ष्य में कई सारे इवेंट्स उसके पहले ही आयोजित किए गए थे, तो इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं 8 अगस्त से। 8 अगस्त के दिन भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई, राइट, ये आप सभी को पता होगा। और इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के अंदर स्वच्छ भारत अभियान पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया और इसके उद्घाटन समारोह में ही प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता के लिए गंदगी मुक्त भारत अभियान शुरू कर दिया। तो यहीं से इस बार के इंडिपेंडेंस डे के लिए कार्यक्रम शुरू हो गए थे। तो ये जो गंदगी मुक्त भारत अभियान था इसको 8 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में चलाया गया। इस दौरान हर एक दिन स्वच्छता के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए और इसी को देखते हुए भारत का जो जल शक्ति मंत्रालय है जिसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, तो इन्होंने इसी अभियान के एक हिस्से के रूप में स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ कर दिया। ये जो स्वच्छ भारत मिशन अकादमी है ये एक मोबाइल लर्निंग कोर्स है ओडिया प्लस पर। तो इसमें ये सब बताया गया है कि खुले में शौच मुक्त का जो स्टेटस है इसको हम कैसे बनाए रख सकते हैं और साथ ही इसमें सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को किस तरीके से मैनेज करना है उसकी भी जानकारी दी गई है। तो स्वच्छ भारत मिशन अकादमी को शुरू किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। इसके अलावा भारत का जो रक्षा मंत्रालय है इसने 7 से लेकर 14 अगस्त तक आत्मनिर्भरता सप्ताह आयोजित किया और भारतीय रेलवे ने 10 से लेकर 15 अगस्त को स्वच्छता सप्ताह के रूप में मनाया है। इस दौरान भारतीय रेलवे ने कई तरह के स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए और इसके बाद लास्ट में है कि 14 अगस्त को भारत के खेल और युवा मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने देश की सबसे बड़ी दौड़ फिट इंडिया फ्रीडम रन का शुभारंभ किया और फिर ये 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक चलाई जा रही है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने, इस पेज से डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। इसी वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि 15 अगस्त के दिन क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। हाल ही में ब्रिटेन सरकार ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? ये जो इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया गया है ये कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो वैज्ञानिक और इंजीनियर काम कर रहे हैं उनका समर्थन करने के लिए ये इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 3 मिलियन पाउंड। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन और यहाँ पर भारत की नई उच्चायुक्त बनी है गायत्री आई कुमार। इनमें से किसने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2020 के लिए शीर्षक प्रायोजन का अधिकार हासिल किया है? तो इस साल जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आईपीएल होने वाले हैं इसके लिए टाइटल स्पॉन्सर के राइट्स जीते हैं ड्रीम 11 ने। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये आपको क्वेश्चन जरूर बताना है कि यूएई के कौन कौन से शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। ये मैंने आपसे पहले ही क्वेश्चन में पूछा है। आप जानते हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच एक 6 लेन का हाईवे बनाया जा रहा है जिसका नाम है ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे। तो आपको बताना है कि इसका नाम बदलकर किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा जाएगा। इसका जो नया नाम होगा वो रखा जाएगा श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। तो इसका नाम जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा जाएगा। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप जानते हैं इनकी डेथ हुई थी 16 अगस्त 2018 को, यानी कि 2018 का जो इंडिपेंडेंस डे था उसके जस्ट अगले ही दिन इनकी डेथ हुई थी और इस साल इनकी डेथ की 2nd एनिवर्सरी थी। तो इसी के उपलक्ष्य में यह डिसीजन लिया गया है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नया नाम होगा श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। इसका आंसर तो आप सभी को पता है। यहाँ पर आपको यह बताना है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने के लिए किसकी स्थापना को मंजूरी दी है? तो सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना की जाएगी। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो एजेंसी होगी ये भारत में सिर्फ ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं उनके कैंडिडेट्स का चयन करने के लिए ये NRA का गठन किया गया है। अभी के लिए इसमें यह डिसाइड किया गया है कि जो RRB है, SSC है या फिर IBPS है,
इनका जो प्री एग्ज़ाम होता है, इन सब के प्री एग्ज़ाम की जगह एक ही टेस्ट आयोजित किया जाएगा। इसी का नाम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होगा और इसमें आप अपनी एज लिमिट तक जितनी बार चाहें एग्ज़ाम दे सकते हैं और इसका जो स्कोर होगा ये 3 साल के लिए वैलिड होगा। यानी कि जब आप एक बार सीईटी का एग्ज़ाम दे लेंगे तो अगले 3 सालों तक जो इनमें फर्दर एग्ज़ाम्स होंगी उनमें आप बैठ सकते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन और काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो बीएसएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं राकेश अस्थाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले जो आईटीबीपी के महानिदेशक हैं एसएस देसवाल, उनको बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, लेकिन अब स्थायी रूप से बन गए हैं राकेश अस्थाना। भारतीय रेलवे ने इनमें से किन 2 शहरों के बीच में भारत की दूसरी किसान स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया है? तो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि भारत की पहली किसान स्पेशल ट्रेन देवलाली से लेकर दानापुर के बीच में शुरू की गई है, जो कि महाराष्ट्र और बिहार में है। और अब दूसरी किसान स्पेशल ट्रेन को भी शुरू कर दिया गया है। ये चलाई गई है बिहार के बरौनी से लेकर झारखंड के टाटानगर के बीच में। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये वाली जो ट्रेन है ये स्पेशली दूध की सप्लाई के लिए चलाई गई है। इनमें से कौन सा संगठन 8 सितंबर 2020 को पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन करेगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। इसका हेडक्वार्टर है हरियाणा के गुरुग्राम में। तो यही संगठन जो है ये इस साल 8 सितंबर को विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। इसको आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि ऊर्जा को सस्ती बनाने के लिए जो चुनौतियां हैं उसका समाधान करने के लिए दुनिया भर के जो वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको साथ में लाना है। तो इसका आयोजन किया जाएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा। यहाँ पर आपके सामने 4 राज्यों के नाम लिखे हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश। आपको बताना है कि इनमें से किस राज्य की सरकार ने 19 अगस्त को एक नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 का अनावरण किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए नई पॉलिसी लेकर आया है उत्तर प्रदेश। इसमें लक्ष्य डिसाइड किया गया है कि अगले 5 सालों के अंदर अंदर 40,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आमंत्रित करना है। रसेल किर्स, इनका हाल ही में निधन हो गया। आपको बताना है कि एक प्रसिद्ध क्या थे। तो इनके बारे में मैंने आपको सेकेंड वीक की वीडियो में भी बताया था। ये एक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे अमेरिका के। और जिस तरीके से पूरी दुनिया की सारी चीज़ें कणों से मिलकर बनी हैं, ऐसे ही जो आप अपनी स्क्रीन पर एक डिजिटल पिक्चर देख रहे हैं ये भी छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बनी होती है और इन्हीं डॉट्स को बोला जाता है पिक्सल। और ये जो रसेल किर्स हैं इन्होंने ही पिक्सल का आविष्कार किया था। इन्होंने अपने हाथ में जो पिक्चर ली है ये इन्हीं के बेटे की है। इन्होंने सबसे पहले अपने बेटे की ही एक डिजिटल पिक्चर बनाई थी जो कि पूरी दुनिया की पहली डिजिटल पिक्चर थी जिसको कंप्यूटर पर स्कैन किया गया था। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक ध्यान से देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर सकते हैं। इसमें यह पूछा जा रहा है कि 7 से लेकर 14 अगस्त तक किस मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भरता सप्ताह मनाया गया? तो इसका आंसर होगा रक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जब इसका समापन समारोह था 14 अगस्त के दिन, तो भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है सृजन पोर्टल। ये भी आपको याद रखना है। इस पर उन वस्तुओं की जानकारी दी जाएगी जो कि आज के समय भारतीय रक्षा उद्योग द्वारा आयात की जा रही हैं। तो इससे क्या होगा, जो भारत की घरेलू कंपनियां हैं उनको इन वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलेगी और इनका उत्पादन भारत में भी किया जा सकता है। तो इसको बेसिकली भारत में रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। पढ़ई तुहर पारा, ये जो योजना है इसको छात्रों के लिए शुरू किया गया है। कौन से राज्य की सरकार ने शुरू करा है? तो क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के कारण सारे स्कूल्स बंद हैं, तो ऐसे में बच्चों की पढ़ाई में उनकी हेल्प करने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने पढ़ई तुहर पारा नाम की योजना शुरू करी है। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ में 2 योजनाएं शुरू करी गई हैं। एक का नाम है गोधन न्याय योजना और दूसरी का नाम है इंदिरा वन मितान योजना। तो ये तीनों योजनाएं छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू की हैं। यहाँ पर इस समय कांग्रेस की सरकार है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल।
यहाँ के जो पहले मुख्यमंत्री थे, सबसे पहले मुख्यमंत्री, उनका नाम था अजीत जोगी और इन्हीं की हाल ही में डेथ हो गई है। हाल ही में शिक्षण संस्थानों की ARIIA रैंकिंग 2020 जारी हुई है। आपको बताना है कि इसमें किस संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसमें लगातार IIT मद्रास ने दूसरी बार टॉप किया है, ये आपको याद रखना है। अब ये जो ARIIA रैंकिंग होती है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसको पिछले ही साल यानी कि साल 2019 में शुरू किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, यानी कि जो भारत के संस्थान हैं उन्होंने इनोवेशन यानी कि नवाचार में जो उपलब्धियां हासिल की हैं उसी के आधार पर इसमें संस्थानों को रैंक किया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी साल 2019 में यानी कि पिछले साल। तो इस बार इसका सेकंड जो एडिशन लॉन्च हुआ है, इसको लॉन्च किया भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने। 2019 में जब इसको पहली बार शुरू किया गया था तो इसमें केवल 5 कैटेगरी को ही शामिल किया गया था, लेकिन इस बार इसमें एक कैटेगरी को ऐड कर दिया गया है। तो इस बार जो ARIIA रैंकिंग हुई है ये 6 कैटेगरी में जारी की गई है। ये वो 6 कैटेगरीज हैं जिनमें इस बार ये रैंकिंग जारी की गई है। तो आइए इनमें से एक एक को देखते हैं कि किन में से कौन से संस्थान ने टॉप किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन संस्थानों की जिनको केंद्र सरकार द्वारा फंडिंग दी जाती है। तो इसमें नंबर 1 पर रहा है IIT मद्रास। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये चेन्नई के अंदर है। फिर दूसरे नंबर पर है IIT बॉम्बे, तीसरे पर है IIT दिल्ली। आपको सिर्फ पहले याद रखने हैं, IIT मद्रास ने इसमें टॉप किया है। इस वाली कैटेगरी में आपको एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि इसमें एकमात्र यूनिवर्सिटी है जिसको इसमें शामिल किया गया है, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जिसकी रैंक है 10। अब यहाँ पर हम बात करेंगे भारत के प्राइवेट संस्थानों की। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के प्राइवेट कॉलेज या फिर संस्थान। तो इसमें नंबर 1 पर है SR इंजीनियरिंग कॉलेज तेलंगाना। अगली कैटेगरी है भारत के जो प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, उनमें नंबर 1 पर है ओडिशा की कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। इसको शॉर्ट में आपने सुना होगा, इसका नाम KIIT। तो ये ओडिशा के अंदर है। इसने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की कैटेगरी में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट्स की। तो इनमें नंबर 1 पर है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। इसने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज या इंस्टीट्यूट्स की कैटेगरी में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय यानी कि गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटीज़। तो इनमें नंबर 1 पर है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र। तो अभी तक मैंने आपको 5 कैटेगरीज के बारे में बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा उस कैटेगरी के बारे में जिसको पहली बार शामिल किया गया है। इसमें क्या किया गया है, भारत के जितने भी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कैटेगरी के इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से जो संस्थान केवल महिलाओं के लिए हैं उन्हीं के लिए एक नई कैटेगरी बनाई गई है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन। तो इस कैटेगरी को पहली बार ऐड किया गया है और इसमें नंबर 1 पर है अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन, और ये है तमिलनाडु के अंदर। तो इसको मिला है पहला स्थान। इसमें सिर्फ 2 ही संस्थानों को रैंक किया गया है। दूसरे नंबर पर है इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। तो इस रैंकिंग के बारे में आपको सिर्फ इतनी ही बातें याद रखनी है, इसके अलावा आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने सृजन पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था, आंसर होगा रक्षा मंत्रालय। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें यह पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 74th इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर स्वास्थ्य क्षेत्र में किस मिशन का शुभारंभ किया है? तो इसका नाम है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, यानी कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। आप इसको समझने के लिए वन नेशन वन हेल्थ कार्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके तहत सबका एक हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा और इस एकमात्र हेल्थ कार्ड पर आपकी हर तरह की मेडिकल जानकारी होगी। चाहे आपने कोई जांच कराई हो, आपकी हर एक बीमारी, आपने डॉक्टरों से जो दवाइयाँ ली थी, या फिर आपकी जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स आई थी, उन सब की जानकारियाँ इसमें डिजिटल तरीके से सेव हो जाएंगी। और इसकी खास बात यह होगी कि अगर आप देश के किसी भी कोने में इलाज कराने जाएंगे तो आपको अपनी जो पुरानी रिपोर्ट्स हैं उनको साथ में ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि ये जो हेल्थ कार्ड होगा इसी के ज़रिए डॉक्टर्स आपकी पुरानी रिकॉर्ड्स को चेक कर पाएंगे।
ये जो हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा इसके लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा, आप चाहें तो अपनी मर्जी से बनवा सकते हैं। और इस पूरे मिशन को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत चलाया जाएगा, जिसको आयुष्मान भारत योजना भी कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि इस बार के 15 अगस्त के दिन यानी कि 74th इंडिपेंडेंस डे पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी जो आपको आपके एग्जाम के लिए याद रखना है। भारत के जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने युवाओं में फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए फिट इंडिया यूथ क्लब की शुरुआत की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है, ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने इस भाषण में एक खास चीज अनाउंस की है कि डॉल्फिन और शेरों के संरक्षण के लिए और उनकी आबादी को बढ़ाने के लिए 2 अलग अलग परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। जिस तरीके से आपको पता होगा प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में और प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था 1992 में, ऐसे ही डॉल्फिन और शेरों के संरक्षण के लिए 2 अलग अलग प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। अभी तक शेरों के लिए तो कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन डॉल्फिन्स के लिए जो भारत के पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने अनाउंस किया था बाद में कि इसको अगले 15 दिनों के अंदर लॉन्च किया जाएगा। तो ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पर लास्ट पॉइंट है कि इस बार 926 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। हाल ही में ताइवान ने इनमें से किस देश से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वैसे आपको बता दूं ताइवान के पास लगभग 150 पहले से ही इनके पास F-16 विमान हैं, लेकिन 66 नए खरीदे जाएंगे अमेरिका से। इसका आंसर वैसे भी आप गेस कर सकते थे, क्योंकि जो F-16 विमान है इसको बनाती है अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी। लॉकहीड मार्टिन। भारत का जो आयुष मंत्रालय है इसने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सा जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो ये एक जागरूकता अभियान है और इसमें लोगों को उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए तरीके सिखाए जाएंगे और वो भी आयुष आधारित होंगे। तो इस अभियान का नाम दिया गया है आयुष फॉर इम्यूनिटी। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत के इस समय आयुष मंत्री हैं श्रीपद यसो नायक। यहाँ पर आप जो पर्सन देख रहे हैं इनका नाम है इब्राहिम बाउबकर कीता। आपको ये बताना है कि ये किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति थे और इन्होंने सैन्य विद्रोह के चलते इस्तीफा दे दिया है। तो ये माली के प्रेसिडेंट थे, आंसर होगा ऑप्शन ए। इनमें से किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने स्पेन में आयोजित स्पेनिश ग्रां प्री 2020 का खिताब जीत लिया है? स्पेनिश ग्रां प्री 2020 का खिताब जीता है लुइस हैमिल्टन ने। 6 बार के वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन, ये ब्रिटेन से हैं और ये मर्सिडीज चलाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगस्त महीने तक टोटल 7 फार्मूला 1 रेस हो चुकी हैं और इनमें से 5 को सिर्फ एक ही इंसान ने जीता है, लुइस हैमिल्टन। बाकी जो 2 हैं इनमें से एक है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, इसको जीता है वाल्टेरी बोटास ने, ये है वाल्टेरी बोटास, ये भी मर्सिडीज चलाते हैं। और दूसरी है 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स, इसको जीता है मैक्स वर्स्तापन ने, ये हैं मैक्स वर्स्तापन, ये चलाते हैं रेडबुल। इनमें से किस कंपनी ने भारत में बाढ़ पूर्वानुमान जारी करने के लिए केंद्रीय जल आयोग के साथ साझेदारी की है? तो बाढ़ आने से पहले ही पूर्वानुमान जारी किया जाएगा, इसके लिए गूगल ने केंद्रीय जल आयोग के साथ साझेदारी की है। सो आंसर हो जाएगा गूगल। जो गो एयर एयरलाइंस है इसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन बने हैं? तो गो एयर के नए सीईओ बने हैं कौशिक खोना। दिल्ली के अंदर एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट रेल प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है ये दिल्ली के अंदर भीड़ भाड़ को कम करने में हेल्प करेगा और साथ ही साथ दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण को भी कम करने में मदद करेगा। तो आपको ये बताना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए एशियाई विकास बैंक ने कितनी धनराशि के ऋण को मंजूरी दी है? तो एशियाई विकास बैंक इसके लिए देगा $1 बिलियन यानी कि $1 अरब। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीपीपी योजना के तहत यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी साझेदारी, तो इसके तहत किस हवाई अड्डे को लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? देखिए आपको पता होगा भारत में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं इनको मैनेज करने का काम करता है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके इस समय हेड हैं अरविंद सिंह। तो साल 2018 की बात है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को टोटल 6 एयरपोर्ट्स हैं जिसको लीज पर देने के लिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को
प्रस्ताव मिले थे। ये 6 एयरपोर्ट्स हैं अहमदाबाद में, लखनऊ, मैंगलोर, जयपुर, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी। तो इन शहरों के जो एयरपोर्ट्स हैं इनको लीज पर देने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास में प्रस्ताव भेजे गए थे और साल 2019 में ये जो 3 एयरपोर्ट्स हैं इसको लीज पर देने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। लेकिन इन 3 शहरों के जो एयरपोर्ट्स हैं उनको मंजूरी नहीं मिल पाई थी। तो अभी इन्हीं 3 शहरों के जो एयरपोर्ट्स हैं जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम, इनको लीज पर देने की मंजूरी दे दी गई है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि अगले 50 सालों के लिए इनको अडानी ग्रुप को लीज पर दिया गया है। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो इस बार के इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर टोटल 926 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इस वीक के सारे इंपॉर्टेंट डेज। सबसे पहले 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, फिर इसके बाद 19 अगस्त को मनाया गया विश्व मानवतावादी दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। ये उन लोगों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने मानवता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। और इसी पर एक कैंपेन लॉन्च किया गया था जिसका नाम था द रियल लाइफ हीरोज। 19 अगस्त को ही एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस। इसके जस्ट बाद 20 अगस्त को मनाया गया है सद्भावना दिवस। वैसे आपको बता दूं 20 अगस्त को 3 इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं। तो 20 अगस्त को सबसे पहले मनाया गया है सद्भावना दिवस। जैसा कि आप जानते हैं भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, जो कि केवल 40 साल की उम्र में ही भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इनको 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनके जन्म और डेथ को स्पेशल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 20 अगस्त को जब इनका जन्मदिन होता है तो सद्भावना दिवस मनाया जाता है और 21 मई को जब इनकी हत्या कर दी गई थी इसको भारत में एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया जाता है, आतंकवाद विरोधी दिवस। 20 अगस्त को ही मनाया जाता है विश्व मच्छर दिवस यानी कि वर्ल्ड मॉस्किटो डे। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इनका नाम है सर रोनाल्ड रॉस और ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मलेरिया की खोज की थी। मलेरिया आपको पता होगा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है और एनोफिलीज मच्छर जो होता है ये एक परजीवी को साथ में लेकर उड़ता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। और इसी प्लाज्मोडियम नाम के पैरासाइट की वजह से मलेरिया होता है। इनकी इस खोज के लिए बाद में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है। और 20 अगस्त को जो तीसरा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है ये है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डे। और सीनियर सिटीजन्स के लिए विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है 21 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी जानते हैं कि रूस ने दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन को रजिस्टर किया है। तो आपको बताना है कि इसका नाम क्या रखा गया है। तो इसका नाम रखा गया है स्पुतनिक 5। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा और आपको सारे क्वेश्चंस याद भी हो चुके होंगे। तो अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा जिनका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षण संस्थानों की जो ARIA रैंकिंग 2020 जारी हुई है इसमें किस संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगली वीडियो में हम लोग अगस्त महीने के लास्ट वीक की करंट अफेयर्स को देखेंगे और उसके बाद पूरे अगस्त महीने की मंथली वीडियो भी आएगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।